सो हे गाइस, आज हमारे साथ है एक 6 फुट 11 इंच के इंडियन पहलवान जिनकी उम्र 22 साल और वजन 125 किलो है। इनका नाम है शक्ति सिंह और ये बामेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सबसे पहले इनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो नॉर्थ इंडिया में दंगल होते हैं उसमें पहली, दूसरी और तीसरी नंबर की कुश्ती में लड़ते हैं। ये यूपी केसरी रह चुके हैं 3 बार, एक बार सिल्वर मेडलिस्ट, एक बार गोल्ड मेडलिस्ट और एक बार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ये भारत केसरी में रनर अप भी रह चुके हैं और एमपी केसरी में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ये 7 बार स्टेट मेडलिस्ट रह चुके हैं, 1 बार नेशनल मेडलिस्ट रह चुके हैं और इन्होंने यूपी को नेशनल कप्स और फेडरेशन कप में रिप्रेजेंट भी किया है। सो गाइज, आज का पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार होने वाला है। जो भी यंग एथलीट्स देख रहे हैं इसको, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं सिर्फ कुश्ती से रिलेटेड एथलीट्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितने भी गेम्स हैं, जितने भी यंग एथलीट्स हैं, बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, कुछ इनसाइट्स बताई हैं, जिनको जानकर मेरे को तो बहुत मज़ा आया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जब इसको देखेंगे आप बहुत इन्जॉय करेंगे और मज़ा आएगा आपको। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शक्ति भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है रेसलिंग की? बढ़िया चल रही है भाई, बिल्कुल आप लोगों का साथ है बस। नहीं भाई, साथ तो शुरू से ही है। शक्ति भाई, ये बताओ कि कब से रेसलिंग कर रहे हो और मतलब कैसे रेसलिंग स्टार्ट करी थी? फैमिली में सब रेसलिंग करते हैं या नहीं? तो क्यों रेसलिंग आपने शुरू करी और कब स्टार्ट करी? भाई रेसलिंग मैंने स्टार्ट करी बचपन से हो गई थी। ऐसा है, 3rd जनरेशन है हमारी रेसलिंग के अंदर। अच्छा। पहले दादा करते थे, फिर पिताजी ने करी, फिर जितने चाचा थे सब ने करी, अब मेरा नंबर है। तो ये 3री जनरेशन में रेसलिंग चल रही है अब। अंकल जी तो काफ़ी फेमस पहलवान रहे अपने टाइम फेमस पहलवान रहे, नेशनल मेडलिस्ट है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे और मट्टी के नेशनल के मेडलिस्ट रहे। और रेलवे में हेड सीटें आई हैं इसी रेसलिंग से, स्पोर्ट्स कोटे से। तो जो भी कुछ है फैमिली को सब रेसलिंग से मिला हुआ है। और 4 चाचा हैं मेरे, उनमें से एक दिल्ली पुलिस में है। अच्छा। वो भी रेसलिंग से है। एक आर्मी में हो गए, वो भी रेसलिंग से गए। एक सीआरपीएफ में, वो भी रेसलिंग से है। काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं सब के सब। तो मतलब परिवार में शुरू से ही रेसलिंग का वो रहा है? हाँ, शुरू से ही क्रेज़ रहा है। मतलब जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, बमेटे से, वहाँ से हर बच्चा, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो एक का रेसलिंग करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो मतलब शुरू में मतलब आपने देखी, अपने पिताजी को देखा और अपने दादाजी को देखा, फिर आपका भी मन लगा रेसलिंग में, ऐसा हुआ? हाँ, नहीं मतलब शुरू से ही पहले अखाड़ा था हम पे। अच्छा। तो उसमें ऐसा ही एटमॉस्फेयर था कि अपना उस टाइम ज्ञान भी नहीं था, अपना खेलने चले गए अखाड़े पे, वहाँ देखा कि बच्चे जोर कर रहे हैं तो अच्छा सा लगा। इंटरेस्ट बढ़ता है अपने आप आदमी का कि क्या चल रहा है, क्या करना है। तो धीरे धीरे करके ऐसी फैमिली में थी रेसलिंग, तो धीरे धीरे इसी लाइन की तरफ आगे बढ़ गए अपना। सही है शक्ति भाई। शक्ति भाई, मेरे को ऐसा लगता है ना, अभी भी इंडिया में जो लोग हैं वो रेसलिंग के प्रति कम अवेयर है, ठीक है ना? उनको मतलब अभी रेसलिंग इतनी समझ नहीं आती है, इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना? तो आप थोड़ा रेसलिंग के बारे में ये बताओ कि रेसलिंग मतलब है क्या? मतलब वेट कैटेगरीज होती हैं, लोगों को यही नहीं पता वेट कैटेगरीज के हिसाब से रेसलिंग होती है, ठीक है ना? फ्री स्टाइल रेसलिंग है, आपकी ग्रीको रोमन रेसलिंग है, इंडिया में कौन सी रेसलिंग होती है और मतलब आपको कौन सी रेसलिंग करना पसंद है? थोड़ा इसके बारे में बताओ, रेसलिंग एज अ होल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। अब मैं भाई आपको बताऊं, देखो रेसलिंग में हमारी अगर आप 2 स्टाइल हैं, एक इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल है, एक अपनी मैट की आ जाती है, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बाहर की रेसलिंग कहते हैं। जो अपनी इंडियन है वो है मिट्टी की दंगली कुश्ती, जो कि आपने सबने देखी होंगी, ज़्यादातर यूट्यूब पर आती रहती हैं। और जो अब मेरी मैट की कुश्ती है वो 2 स्टाइल में डिवाइडेड है, एक फ्री स्टाइल, एक ग्रीको रोमन। फ्री स्टाइल में आप लेग अटैक मार सकते हो, मतलब इसके कमर के नीचे आप अटैक मार सकते हो, आप फ्री आज़ाद हो बिल्कुल, कोई भी अटैक मार सकते हो आप। दूसरी हमारी ग्रीको रोमन, उसमें सिर्फ आप ग्रिप ले सकते हो। ओके। कमर के ऊपर ग्रिप लेके आप पे पॉइंट स्कोर करने हैं। दूसरा, दोनों में सिस्टम बिल्कुल सेम है, स्कोर बिल्कुल सेम मिलते हैं, सब कुछ सेम है। अगर मतलब कमर पकड़ी तो 2 पॉइंट, और अगर सर्कल के बाहर निकाल दिया तो 1 पॉइंट। तो सब कुछ सेम है, बस इतना ही फ़र्क रहता है दोनों में। अच्छा। हाँ, थोड़ा वेट कैटेगरीज चेंज हो जाती है। ग्रीको रोमन में थोड़ी वेट कैटेगरी अलग हो जाती है, फ्री स्टाइल में थोड़ी अलग हो जाती है। तो ये सिस्टम है। दूसरा फिर आ जाता है इंडियन ट्रेडिशनल रेसलिंग। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब अगर आप देखो इंडियन ट्रेडिशनल रेसलिंग में स्टाइल, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन कुछ नहीं है। सीधा आदमी जाता है, लंगोटी जांघिया पहनता है और अखाड़े में उतर जाता है, बस ये स्टाइल है। उसमें कंधे लगा के चित्त करने का रहता है, चित करना रहता है। हाँ, पॉइंट का कोई सिस्टम नहीं। नहीं। अब पॉइंट का सिस्टम आ गया, मतलब 20 मिनट बाद वो करवाने लगे कि 20 मिनट कुश्ती खिंच गई ना, मैं कोई स्कोर मतलब चित्त कर पा रहा ना आप चित्त कर पा रहे, तो 2 मिनट पॉइंट की करवा दी। लेकिन जो ट्रेडिशनल चलती आ रही है वो यही है कि दूसरे के कंधे ऐसे लग जाने चाहिए ज़मीन में, आप जीत जाते हो। अच्छा।
तो ये शक्ति भाई तुम कौन सी वेट कैटेगरी में खेलते हो? मैं भाई सुपर हैवी में खेलता हूँ, 125 केजी। इससे ऊपर कोई वेट कैटेगरी इसके ऊपर कोई है ही? फ्री स्टाइल में ग्रीको रोमन में 130 केजी है, अच्छा, लेकिन फ्री स्टाइल में 125 केजी सबसे ऊपर की कैटेगरी है ये। सही है शक्ति भाई यार, काफ़ी मतलब हैवी हो जाता होगा 125 केजी। तो आपके हिसाब के आप इंडिया में मिलते हैं पहलवान और 125 केजी? बहुत, मतलब जब नेशनल होता है तो उसमें हो जाते हैं हम 20-21 बच्चे हो जाते हैं, हर स्टेट्स के अलग अलग जगह से आए हुए हो जाते हैं अपना। और यूपी स्टेट में भी हम 18 बच्चे हो जाते हैं, उनके बीच में आपस में फाइट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जाते हैं, फिर वो आगे नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा अच्छा। शक्ति भाई कोई भी गेम हो, रेसलिंग ले लो, फुटबॉल या और भी कोई भी गेम हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते। सफल नहीं हो सकते। हाँ, तो आपका जो है दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह को आप क्या प्रैक्टिस करते हो, फिर रात तक शाम की प्रैक्टिस भी करते हो आप? तो अपनी प्रैक्टिस के शेड्यूल के बारे में थोड़ा बताइए। तो प्रैक्टिस का शेड्यूल भाई ऐसा है, देखो सुबह 4 बजे आँख खुलती है। खुलती क्या है, घर के ज़बरदस्ती जगा देते हैं कि भाई खड़ा हो। हाँ, तो फिर उसके बाद 4:30 बजे तक अपना फ्रेश व्रेश हुए, नहाए धोए, जो भी मतलब अपना दिनचर्या है स्टार्टिंग की वो कंप्लीट करी, नाखून वगैरह चेक करे, ठीक है। ये देखा कि कोई शरीर में डिफेक्ट तो नहीं है। हाँ, नाखून चेक करना भी एक बहुत बड़ा वो है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत कि ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, दूसरे के नाखून लग जाए, अपने नाखून लग जाए। बिल्कुल। उसके बाद 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में प्रैक्टिस चालू हो जाती है, अगर मैं यहाँ गाजियाबाद में कर रहा हूँ तो। और एक रूटीन और है, वो बाद में बताऊँगा। तो 5:30 बजे से लेके और फिर 9:30-10 बजे तक प्रैक्टिस चलती है। अच्छा। इसमें पार्ट डिवाइड है, जैसे रनिंग हो गई पहले, उसके बाद फिर उठ बैठ हो गए या बैठक हो गई, अखाड़ा खोदना हो गया, मेहडी घुमानी हो गई, जोर हो गए, फिर उसके बाद पेट के सेटअप हो गए, जिम हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गई, मतलब डिवाइडेड रहते हैं पार्ट। तो फिर उसके बाद 9-9:30 बजे से स्ट्रेचिंग वगैरह, मतलब रिलैक्स बॉडी कूल डाउन के लिए दे देते हैं हमें कि अब जाओ आप फ्री आज़ाद हो। तो अपना थोड़ी देर अपना रेस्ट करा अखाड़े में, वहीं अपना नहाए धोए बढ़िया। हाँ, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर रेस्ट के लिए आ गए अपना। फिर शाम को 4 बजे से फिर से क्लास लगती है, तो शाम को टेक्निक पे ज़्यादा फोकस रहता है। अच्छा। हाँ, तो टेक्निकल काम करते हैं, जैसे मैट पे एक दूसरे के लिकला बड़ी हो गई, हाँ हाँ, और टेक्निक पे ज़्यादा फोकस रहता है शाम के टाइम। वर्कआउट सुबह के टाइम ज़्यादा होता है और टेक्निक टेक्निकल एस्पेक्ट आप शाम को कवर करते शाम को कवर करते हैं। हैं? अच्छा अच्छा। जब ये हम रहते हैं गाजियाबाद। अब दूसरा रूटीन आता है भाई, जब हम जाते हैं दिल्ली। दिल्ली जाते हो आप? दिल्ली के लिए हमें जगना पड़ता है 3:30 बजे। अरे भाई। पहले करना पड़ता है मील प्रिपेयर। अच्छा। क्यों भाई, वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ जाके हम खाना बनाएं, बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के अपना फ्रेश हुए, यही नाखून वगैरह का दांत वात चेक करे, उसके बाद करते हैं अपना मील प्रिपेयर करके अपना वो धर लिए। फिर या तो बाइक हुई या गाड़ी हुई, अगर गाड़ी हुई तो गाड़ी लेके अपना सीधा निकल गए, नहीं तो बाइक से मेट्रो स्टेशन जाना और मेट्रो पकड़नी, फिर दिल्ली के लिए निकलना। हाँ हाँ। 1-1.5 घंटे का रोज का सफ़र है अपना दिल्ली का। अच्छा। फिर वहाँ से वापस आना प्रैक्टिस करके। फिर वहाँ से वापस कितने बजे आते हो? वहाँ से भाई 11, 11:30, 12। हाँ, एक बार आप मेरे को मिले भी थे, मैं तो जा रहा था अपने काम पर और आप वापस आ रहे थे प्रैक्टिस करते हुए, याद है आपको? हाँ, दोपहर का टाइम हो रहा था दोपहर का टाइम हो रहा था और उस टाइम में सुबह की प्रैक्टिस वापस करके आ रहा था। भाई की प्रैक्टिस वापस करने आते थे। सही बात है यार। सही है शक्ति भाई, जो है अभी प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, आपने ही बताया। इसके बाद आता है डाइट। देखो आप जो है कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितने भी आप कैपेबल हो, अगर आपकी अच्छी डाइट ही नहीं है, डाइट पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर मामला बहुत मुश्किल हो जाता है सक्सेस पाने का। तो आप अपने बारे में बताओ कि आप जिस दिन आपका गेम रहता है, मैच रहता है रेसलिंग का, उस दिन आपकी क्या डाइट रहती है? जिस दिन आपका ऑफ डे रहता है, जिस दिन छुट्टी रहती है आपकी रेसलिंग से, उस दिन आपकी क्या डाइट रहती है? और मतलब डाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ। एज अ रेसलर डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? डाइट भाई हमारे यहाँ एक कहते हैं कि 30% मेहनत और 70% डाइट। बिल्कुल सही बात। मतलब 30% तो जो आपकी मेहनत है वो आपको लड़ाएगी। ये मैं बड़ी वेट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई छोटा वजन वाला ये बात सुनेगा तो उसे अजीब लगेगा, लेकिन जो 80 kg से ऊपर है वहाँ 30% मेहनत और 70% डाइट काम कर रही है। मतलब 30% आपने मेहनत कर ली, जो 70% की आपकी डाइट है वो आपकी रिकवरी करेगी, वो आपको फाइट में मदद करेगी। अब जैसे भाई डाइट का है, तो डाइट तो अपनी हम नॉर्मल वही घर की दाल रोटी ये सब खाते हैं, दही वगैरह हो गई, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हाँ हाँ। अब जैसे सुबह दिन चालू होता है तो अपने प्रैक्टिस के बीच में हम पीते हैं मुनक्के का पानी। मुनक्के का पानी, हाँ। तो अब तो ज़्यादातर खैर यूट्यूब पे सब जानते हैं मुनक्के का पानी क्या होता है, लेकिन पहले ये रेसलर्स की एक्सक्लूसिव थिंग थी, जो कि रेसलर्स ही इस्तेमाल कर रहे थे। ये स्टेमिना के लिए बहुत अच्छी। नहीं, आप बता दो, क्योंकि अभी भी ना बहुत लोग जानते नहीं है क्या होता है बेसिकली मुनक्के का पानी। मुनक्के का पानी भाई बेसिकली ये होता है कि मुनक्का लेते हैं हम, अच्छा, और अंजीर लेते हैं, ठीक है। और मतलब 20-30 मुनक्के लेंगे और 4-5 अंजीर लेंगे, उनको रात को पानी में सोक कर देंगे। ओके। तो सुबह तक वो मतलब हल्के हो जाते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं और उसके बाद उनको कपड़ छन कर लेते हैं। ठीक है। उसको अपने प्रैक्टिस में एज एन बीच बीच में हम लेते रहते हैं उस लिक्विड को,
ये बॉडी काम करती रहे लंबे टाइम तक। काफी मतलब एनर्जी फुल रहता है। एनर्जी फुल रखता है भाई। बहुत लंबी अगर मेहनत करनी हो तो सबसे बेस्ट थिंग है। मैंने ग्लूकोज ट्राई कर ली, ये एनाजोल आते हैं आपके, ये ट्राई कर ली, और ये और भी कई चीज़ें, मतलब लेकिन कोई भी उसके बराबर की एनर्जी नहीं देता। एनर्जी नहीं दे पाता। अगर किसी आदमी को अच्छा वर्कआउट करना है 2-3 घंटे, तो भाई मुनक्के का पानी चाहिए, ज़रूरी है। फिर मुनक्के का पानी हो गया, उसके बाद फिर अपना प्रैक्टिस ख़त्म करी, तो फिर अब बॉडी मांगती है प्रोटीन। बिल्कुल। तो प्रोटीन के लिए क्या है, लोग सिंथेटिक प्रोटीन लेते हैं, लेकिन सिंथेटिक प्रोटीन मुझे ठीक नहीं लगता। अच्छा। हाँ, मैं लेता हूँ बादाम रगड़ा। देसी, अपना देसी प्रोटीन लेते हो? बिल्कुल देसी प्रोटीन, ठीक है। बादाम रगड़ा। बिल्कुल। या तो बादाम रगड़ा पीऊँगा या दही। या दही पियो। हाँ, 2 चीज़ें अपनी। क्वांटिटी अच्छी रहेगी। एक साथ में 200 गिरी पिसती हैं। अच्छा। उसमें 2 आदमी रहते हैं, 2 आदमी उसे पीसते हैं। ठीक है। उसको अपना कपड़ छन करते हैं, उसमें सौंफ, इलायची और काली मिर्च, गुलाब के फूल, बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं, उसको पीते हैं। अपना बढ़िया रिकवरी बैठा देता है वो प्रोटीन की। ठीक है। उसके बाद वो ये अपना देसी रोटी वगैरह हो गई, घी हो गया, दाल हो गई, एक सब्जी हो गई। तो रोटी वगैरह ज़्यादा नहीं खाई जाती मुझ पे, देख भाई मैं सच बताऊं। अच्छा, रोटी। मैं 2-3 रोटी लास्ट। अच्छा। ऐसे पहलवान 10-10, 12-12 खा जाएंगे, 20-20 रोटी खा जाएंगे। 20-20 रोटी। लेकिन भाई देख, मेरे पे रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती। अपना 1-2 रोटी खाई, बस लास्ट है अपना। 1 कटोरी दाल पी ली, थोड़ी सब्जी खा ली। फिर उसके बाद ये सब खत्म हो गया, फिर आते हैं दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम रहता है दूध का टाइम। दूध तो आप बहुत पीते हो, जग जग भर के दूध पी जाते हो आप तो। दूध बहुत पीते हैं भाई। दूध की मतलब, दूध मेन सोर्स है प्रोटीन का अपना। हाँ। फिर भाई मतलब दूध पी लिया, 2-2.5 लीटर दूध पी लिया, ठीक है। अपना फिर सो गए। फिर शाम को यही बिल्कुल जो सेम रूटीन सुबह चलता है वो शाम को रिपीट होता है। अच्छा, शाम। हाँ, बस इसमें जूस वगैरह ऐड हो जाता है। जैसे ज़्यादा मेहनत कर ली, मन कर रहा है कि बादाम से पहले कुछ पी लें, तो जूस पी लिया। बस यही सिस्टम है। और जिस दिन आपका मतलब रेसलिंग होती है उस दिन क्या डाइट रहती है? रेसलिंग का मैच होता है। हाँ। ऐसा है, रेसलिंग के मैच वाले दिन हम थोड़े से मतलब ऐसे वहमी टाइप के आदमी है। अच्छा। वहमी है। हाँ, वहमी। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि एक बार रेसलिंग का मैच खेलने गए हम, तो बहुत लगातार मैच हार रहे। ठीक है। इतने मैच हार गए कि सिर में दर्द होने लगा कि क्या करें यार, मैच जीते, जीतने के लिए क्या करें? जीतने के लिए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस दिन हमने बनाई कॉफ़ी। अच्छा। उस दिन कॉफ़ी बनाई और ब्रेड बनाई। ठीक है। और ऑमलेट थी। तो उस दिन कॉफ़ी, ब्रेड और ऑमलेट खा के हम मैच खेलने गए। ठीक है। उस दिन भाई गोल्ड मेडल आ गया। तब से ही अपना सरकारी खाना है, जिस दिन भी अपना रेसलिंग का मैच है। ठीक है। मिट्टी वाला नहीं कह रहा मैं, मैट के लिए कह रहा बैट हूँ। वाली रेसलिंग। हाँ, तो सुबह सुबह 6 बजे 1 कप कॉफ़ी, ब्रेड और ऑमलेट। अच्छा। बस ये रहता है अपना। सब मतलब सुपरस्टिशियस हो गए हो आप मैच वाले दिन? भाई सुपरस्टिशियस नहीं, जिस टाइम मैच होता है ना, उस टाइम बस आदमी को ये लगता है भाई कुछ भी करके जीतना है बस। हाँ। जीत एक मतलब बिल्कुल फाइनल गोल जीत ही है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं आदमी को। तो डाइट इतनी ज़रूरी बहुत आजकल जो है रेसलिंग में, हर उसमें स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है डाइट आपकी। अगर डाइट नहीं होगी तो भाई रिकवरी नहीं बैठेगी, दूसरे टाइम आदमी मेहनत नहीं कर पाएगा। हाँ। जब तक डाइट शरीर में जा रही है तब तक ही शरीर काम कर रहा है। जिस दिन डाइट बंद हो जाती है उस दिन शरीर भी काम नहीं करता। एकदम सही बात। अच्छा, दूसरा, जिस दिन हम मिट्टी की कुश्ती लड़ते हैं, ये तो था मैट वाला सिस्टम। ठीक है। जिस दिन हम मिट्टी का दंगल जाते हैं, तो ज़्यादातर दंगल होते हैं शाम के टाइम 4 बजे से। हाँ, शाम के टाइम। और अपनी कुश्ती होती है लास्ट में, पहली दूसरी नंबर की, मतलब जो दंगल की मेन फोकस्ड कुश्ती रहती है। अच्छा। तो हमको टाइम मिल जाता है, मतलब 6-7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास अपनी कुश्ती आती है। तो अपना सुबह को तो वही दूध रोटी वही खाना, लेकिन जो शाम का टाइम रहता है, शाम के टाइम भूखे लड़ते हैं हम। भूखे लड़ते हो? हाँ, मतलब कोई जूस वगैरह पी लिया, कोई छोटा मोटा फल खा लिया, बस इतना ही। खाली पेट लड़ते हैं। खाली पेट? हाँ, सही कह रहे हो, खाली पेट लड़ना पड़ता है खाली मिट्टी में खाली पेट। क्यों? वहाँ ये पता नहीं रहता कि आपको 20 मिनट लड़ना पड़ जाए, 25 मिनट लड़ना पड़ जाए, या 50 मिनट हो जाए। हाँ, वहाँ कोई टाइम लिमिट है कि 5 मिनट 6 मिनट का आपका मैच चलेगा। मैट में क्या है, टाइम लिमिट है हमारे पास। 6 मिनट मैच चलना है, ठीक है, पता है बॉडी 6 मिनट चलानी है। अगर मतलब कुछ भी होता है तो लास्ट 10 मिनट है, उससे ऊपर खींच ही नहीं सकता टाइम। अगर मतलब बहुत ज़्यादा मैच रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, तो बस 10 मिनट लास्ट। लेकिन मिट्टी का कोई टाइम डिफाइन नहीं है। हो सकता है 5 मिनट में कुश्ती हो जाए, हो सकता है 2 मिनट में खत्म हो जाए, और हो सकता है 30 मिनट भी चलता है। करना हो तो चित आप कभी भी कर दो बस। दूसरा, कमेटी के ऊपर भी बात रहती है। हाँ। वो जब एक बहुत अच्छी अमाउंट पे करते हैं रेसलर्स को, दोनों रेसलर्स को, तो वो भी ये सोचते हैं कि बिल्कुल इनका निचोड़ कर दिया जाए, कुछ बचे ना इनके पास। हाँ, सही। तो ये सिस्टम है भाई। नहीं शक्ति भाई, तुमने सही बताया, क्योंकि जो है डाइट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग, मैंने देखा, मेहनत करते हैं, डाइट उनकी सही होती नहीं है, फिर उनको सफलता मिलती नहीं है, फिर वो रोते हैं बाद में। हाँ। तो बहुत अच्छा तुमने बताया। अब देखो शक्ति भाई, तुम्हारी जो है प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, तुम्हारी डाइट भी अच्छी ले ली, तुम्हारा मैच भी हो गया।
मैच होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिकवरी, जिसमें बहुत ज़रूरी है एक पहलवान के लिए रिकवर होना अगले मैच से पहले। तो मतलब तुम रिकवरी एज अ पहलवान कितना उसको रेट करते हो और तुम कैसे रिकवरी का तुम्हारा क्या प्रोसीजर रहता है, थोड़ा रिकवरी के बारे में बताओ। अब देखो भाई, रिकवरी हमारे यहाँ 2 तरह की होती है। एक तो मैच के टाइम होती है, मतलब जो कंपटीशन हमारा चल रहा है, हाँ और एक होती है नॉर्मल रिकवरी। ठीक है। तो अब पहले मैं नॉर्मल रिकवरी बताता हूँ। नॉर्मल रिकवरी में क्या है, 7 दिन का हमारा रूटीन होता है। ठीक है। उसमें संडे की शाम जो रहती है उसका हमारा रेस्ट रहता है। तो इस 7 दिन के बीच में 3 दिन तो आइस बात होता है। अच्छा। ठीक है, 3 दिन आइस बात होगा, बढ़िया बिल्कुल चिल्ड पानी में बर्फ डली हुई, आदमी यहाँ तक ढक जाएगा, हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। वो सबसे बढ़िया रिकवरी करता है भाई, अगर मसल थकी हुई है। हाँ हाँ। और 2 दिन फिजियोथेरेपी रहती है, 2 दिन से कपिंग वगैरह हो गई, उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह हो गई। और बाकी 7 के 7 दिन स्ट्रेचिंग जरूरी है। स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छा। गेम के अंदर, हमारे के अंदर। अगर बॉडी में स्ट्रेचिंग है तो इंजरी से बचे रहेंगे, चोट फेट से सबसे बचे रहेंगे। तो ये चीज़ें रिकवर करती हैं। अब आती है मैच के टाइम की रिकवरी। तो भाई जब कंपटीशन लड़ते हैं तो उस टाइम ये रहता है कि सुबह 9 बजे से कंपटीशन चालू होता है, ठीक है। और शाम को 5 बजे तक चलता है। तो अब इस बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, जैसे चॉकलेट खा ली, एक मैच खत्म हो गया, चॉकलेट खा ली, हाँ। थोड़ा सा नींबू पानी पी लिया। मतलब चॉकलेट बहुत एनर्जी देती है, मैंने कहीं पढ़ा था। डार्क चॉकलेट खाते हैं, हाँ, और बहुत बढ़िया एनर्जी देती है। काफ़ी, मतलब लड़ने की काफ़ी पावर दे देती है। क्यों, पेट भर के भी नहीं खा सकते, हाँ बिल्कुल, खाली पेट रखना, खाली पेट रहना है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खाली भी रहना है। क्यों, बिल्कुल खाली में भी जान नहीं लगेगी और बिल्कुल भरे हुए पेट में भी जान नहीं लगेगी। तो चॉकलेट वगैरह हो गई, और अपना केला हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये सब लेते रहते हैं, इससे रिकवरी करते रहते हैं। दूसरा, साथ में जो टीम रहती है और जो कोचिस रहते हैं, गुरु खलीफा रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, मैं मानता हूँ, रेसलिंग के अंदर। ओके। अगर किसी के पास उसकी टीम अच्छी है, गुरु अच्छे हैं, कोचिस अच्छे हैं, तो वो 100% कंपटीशन में अपना 100 का 100% देगा। दूसरा, पूरा हफ्ता वो अच्छी तरीके से निकाल देगा। ठीक है। क्योंकि जो टीममेट्स रहते हैं, साथ वाले रहते हैं, ये रिलैक्स करना आपस में, एक दूसरे की मसाज कर लेना आपस में, ये बहुत है, स्ट्रेचिंग कर लेना आपस में, तो ये बहुत चीज़ें फ़ायदा देती है। जैसे कंपटीशन लड़का है, आदमी बहुत ज़्यादा थक रहा है, अगली फाइट फिर लड़नी है 10-20 मिनट बाद, हाँ 30 मिनट बाद फिर लड़नी है, तो फटाफट कुछ खाया पिया, जो साथ वाले टीममेट्स हैं वो फटाफट रिलैक्स करेंगे, उसको रिलैक्स करते, मसाज करेंगे कि ये अगली फाइट के लिए बिल्कुल भी कोई मसल थकी हुई ना हो, थकी ना हो, सब पंप अप हो एक तरीके से। हाँ, मतलब बिल्कुल बॉडी फ्रेश होनी चाहिए अगली उसमें। होनी चाहिए। नहीं, एकदम सही बात है। शक्ति भाई, जैसे मैट पे रेसलिंग होती है आपकी, और अखाड़े में मिट्टी पे कुश्ती होती है, मैं रेसलिंग तो कहूँगा नहीं कि जो मिट्टी पे होती है, कुश्ती होती है, देखो मिट्टी पर तो ट्रेडिशनली कुश्ती कहते हैं उसे। हाँ, तो देखो दोनों में डिफरेंट चैलेंजेस हैं। हाँ, दोनों में मतलब अलग अलग तरीके के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं हाँ जी। जीतने के लिए, लड़ने के लिए। तो थोड़ा ये बताओ कि दोनों में क्या क्या आपके चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है दोनों में भाई देखो, पहले मैं मैट के आपको बताऊं। ठीक। मैट में आदमी का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है दूसरे के ऊपर स्कोर करना, ठीक है, दूसरे को मेंटली अनस्टेबल करना, अनस्टेबल करना, पॉइंट्स निकालना। हाँ। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने 1 पॉइंट ले लिया, दूसरा वाला होपलेस उसकी मेंटल स्टेट डाउन हो गई कि इसने 1 पॉइंट ले लिया, अब मुझे पॉइंट लेना है। अब वो करेगा गलती, हाँ, अब इंतजार करना है ये गलती करे, और उस गलती पर आराम से दाबते रहो उसको, बस इतना है मैट का तो काम। दूसरा, मैट्स पे कोच बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। ठीक है। अगर आपके कोच अच्छे नहीं है तो आप कंपटीशन नहीं जीत सकते। मैं एक इंसिडेंस बताऊंगा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हो रही थी, और मेरे कोच की मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे साथ जा नहीं पाए। तो वो कुश्ती का स्कोर हो गया था दोनों का 12-12। ठीक है। और मतलब उसकी फेवर की थे वो लोग जो करवा रहे थे, उन्होंने थोड़ा उसका फेवर लिया। कोई बात नहीं, इतना तो होता है हर स्टेट में। ठीक है। जिस स्टेट में हो रही थी उसी का लोकल बच्चा था, उन्होंने फेवर लिया। ठीक है। कहाँ हो रही थी वैसे, बताना ज़रा। ये हो रही थी भाई महाराष्ट्र में। हाँ। तो उसका थोड़ा फेवर लिया, कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने वो वीडियो बाद में अपनी देखी, मतलब 1 पॉइंट से हार गया मैं उससे, हार क्या, जबरदस्ती हारवा दिया। हाँ। वो वीडियो मैंने बाद में अपनी देखी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमी थी कि अगर मेरे वहाँ कोच होता या कोई अच्छा गाइड होता मेरे ऊपर, तो वो चैलेंज फेंक सकता था। जो वहाँ जज जूरी उनके आगे चैलेंज फेंक सकता था कि नहीं भाई, ये मेरा बच्चा है, इसने सही स्कोर करा है, और इसको आप सही स्कोर करो, इसको सही जज करो। तो कोच बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है इसके अंदर, मैट के अंदर। और भाई लास्ट रह जाती है फिजिकल। आपने जितना पसीना मैट के बाहर बहाया है, उतना कम खून आप मैट के अंदर बहाओगे।
तो ये कहते हैं कि जंग के बाहर जितना पसीना आदमी बहा के आया है, जंग के मैदान के अंदर वो उतना कम खून बहाएगा। तो ये सिस्टम है भाई, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप मैट के बाहर कर लोगे, जितने ज़्यादा टेक्निकल हो जाओगे, जितने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे आप मैट पे, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो। और चौथा पॉइंट आता है भाई टाइम, स्टेमिना और टाइम। आपको देखना है कि कितनी देर में आपको स्कोर कवर कर लेना है, कितनी देर में आपको चलती हुई कुश्ती में रिकवर कर लेना है। हाँ। कि मेरा सांस नहीं चढ़ना चाहिए, मैं ज़्यादा ना थक जाऊं। क्यों? ये मैट की कुश्ती ऐसी रहती है, लास्ट के 10 सेकंड में भी दूसरा बंदा जीत सकता है। बिल्कुल। लास्ट के 10 सेकंड में भी तो कुछ ऐसा दाव मार दे कि ज़्यादा पॉइंट वाला एकदम। ज़्यादा पॉइंट वाले बाय फॉल मार दे। हाँ, बाई फॉल मार दे। हाँ, तो ये सिस्टम है। तो ये तो इसके 4 एक्सपेक्ट हो गए। और भाई अब आते हैं दूसरी साइड, मिट्टी पे। यहाँ गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है। यहाँ आपको चाहिए बहुत ही अंधा स्टेमिना। अगर आप बड़े जवान हो, हाँ, हमारे यहाँ मतलब रेसलर्स को जवान बोलते हैं जवान बोलते हैं कि ये बड़ा जवान है या ये बड़ा रेसलर है, तो इसको बड़ा जवान बोलेंगे। अगर आप बड़े जवान हो, मतलब 80 किलो 90 किलो से ऊपर हो आप, तो फिर आपको चाहिए स्टेमिना। क्यों? आपकी जो भी कुश्ती होंगी वो 10 मिनट से प्लस होंगी। हाँ। 10 मिनट से नीचे आपकी कोई कुश्ती नहीं करवाएगा। कोई भी कमेटी मेंबर ये नहीं कहेगा कि भाई इसकी कुश्ती 6 मिनट करवानी चाहिए, सब 10 से ऊपर करवाएंगे। क्योंकि जो देखने वाले आ रहे हैं उन्हें भी तो एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए ना कोई। ये जो कुश्तियाँ दंगल होती है मेन एंटरटेनमेंट के लिए होती है। गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। हाँ। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, अब भाई दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, तो 6 मिनट में किसको क्या पता चल रही है कौन ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल। 10 मिनट के बाद फिर असली पता चलती है कि ये ज्यादा हैवी है या मैं ज्यादा हैवी हूँ। अच्छा, दूसरा इसके अंदर कच्चे की लड़ाई बहुत होती है, जिसको हम जांगिया बोलते हैं। ठीक है। मिट्टी के अंदर मैट पे आप जांगिया नहीं पकड़ सकते, मिट्टी के अंदर आप जांगिया पकड़ सकते हो। हाँ। जांगिया ऐसी चीज है, ये कितना ही ताकतवर पहलवान से अगर दूसरा वाला जांगिया का अच्छा कलाकार है, मतलब टेक्निकल अच्छा है जांगिया का, हाँ। तो वो दूसरे को कवर कर लेगा। जांगिया की नॉलेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए अगर आप मिट्टी कुश्ती लड़ना चाहते हो। तीसरा फिर इसमें आ जाता है कि भाई आपने कितनी मेहनत करी है, वही सेम चीज, जितना पसीना बाहर बहाओगे उतना कम खून बहेगा। तो बस यही चीज़ है भाई, दोनों में डिफरेंस। दोनों में मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो फिर रेसलिंग आपके लिए बनी ही नहीं है भाई। बनी नहीं। रेसलिंग मत करो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो। नहीं, सही कह रहे हो। कोई और गेम देख लो। सही बात। तो शक्ति भाई, आप जैसे अब तो यार आपको मेरे ख्याल से 10-15 साल से भी ज़्यादा हो गए रेसलिंग करते हुए। बचपन से ही आप कर रहे हो मेरे ख्याल से, जब से 4-5 साल के थे, जब से पैदा हो भाई, इसी का। हाँ, जब हम तो एक ही क्लास, शुरू से नर्सरी से एक क्लास में रहे, तो हम तो सुबह सुबह जब अंकल जी प्रैक्टिस करवाते थे, जब भी एक साथ जाते थे। हाँ। तो शक्ति भाई, आपको वैसे मजा मैट रेसलिंग में आता है फिर मिट्टी वाली कुश्ती में आता है? अपना बताओ। मैं बताऊँ, मजा मिट्टी कुश्ती में ज्यादा आता है। अच्छा। हाँ, चैलेंज ज्यादा मिलता है। चैलेंज नहीं, बात चैलेंज की नहीं है। एक तो वहाँ क्राउड इतनी ज्यादा रहती है, दूसरा आपकी कुश्ती लास्ट में होती है, तो मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ यार बड़े पहलवान है हम भी, कि मेरे लिए लोग जो है रुके हुए हैं, देखने के लिए। पब्लिक रुकी हुई है कि भाई इसकी कुश्ती देख के जानी है, ये कैसा लड़ेगा। हाँ। तो कि भाई फलाने के अखाड़े का ये लड़का है, ये बहुत अच्छा लड़ता है, इसकी कुश्ती जरूर देख के जाएंगे, तो लोग रुके हुए हैं। हाँ। दूसरा, अवार्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ भाई देखो, मैं बताऊँ आपको, अगर कोई दंगल, ठीक है एवरेज दंगल बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा ना बड़े ना ज़्यादा छोटे, ठीक है, तो उस पर लास्ट की कुश्ती में कम से कम 1 लाख रुपए का कैश प्राइज है। 1 लाख? 1 लाख रुपए का। तो अब देख लो आप, आपकी 10 मिनट 1 लाख रुपए के बराबर है, आपकी 10 मिनट 1 लाख रुपए के बराबर है। लोगों के पूरे पूरे महीना 1 लाख रुपए का नहीं होता। जो सही कह रहे हो यार तुम, जो 5 to 9 जाकर नौकरी कर रहा है, उसको तो 1 लाख रुपए देखने में 3 महीने लग जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। और आपकी 10 मिनट है, 10 मिनट में। हाँ, लेकिन उस 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस कितनी करी आपने? ये बहुत सही बोले आप। लेकिन जब आप अच्छे, मतलब एक अच्छे लेवल के पहलवान हो जाते हो, तो सिर्फ आपकी 10 मिनट के लिए आपको 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए ये ऑफर होते हैं। लोगों को ना मतलब इसकी नॉलेज भी नहीं है कि इतना भी रकम मिलता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने बच्चों को कुश्ती नहीं करवाते कि पैसा कहाँ से कमाएगा। हाँ। थोड़ी अगर इसके बारे में अवेयरनेस और फैले, लोगों को पता लगे कि दंगल होते रहते हैं, उसमें जीतोगे तो तुम्हारी जो है विनिंग प्राइज अच्छा मिलेगा, तो थोड़ा इससे भी अवेयरनेस फैलेगी। अच्छा, बात। दूसरा, मुझे मिट्टी का क्यों पसंद है, क्यों आपको लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे जान। ठीक है, मतलब 20 मिनट वार्म अप मान लो, 30 मिनट की कुश्ती मान लो, 20 मिनट का कूल डाउन मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने खींचेगा? 2 घंटे। लेकिन जो मैट की कुश्ती है भाई, सुबह 9 बजे से चालू हो जाएगी। 9 बजे से क्या, सुबह के 4:30 बजे वेटिंग के लिए बुला लेते हैं कि मतलब आओ अपना वजन दे के जाओ, आपका नाम लिखा जाएगा, आपके हाथ पे स्टैंप लगेगी और आपका सिग्नेचर ले लिया जाएगा, फोटो खींचेगी। तो सुबह 4:30 बजे 5 बजे से काम चालू हो जाएगा, मशीन पे जाना, वेट देना,
और ये रात के 8 बजे 7 बजे तक चलता रहेगा। पूरा दिन एक चाहिए कंपटीशन के लिए, और दंगल के लिए आपको चाहिए 2 घंटे। तो भाई पर्सनली जो मेरा फेवरेट है वो दंगल है। दंगल है। तो शक्ति भाई ये बताओ कि जैसे आप तो इतने साल से कर रहे हो, जैसे अभी डिस्कस भी हुआ 18-19 साल आपको रेसलिंग करते होगे, तो आपने मतलब कोई फनी इंस्टेंसेस भी देखे होंगे, कहीं आप दंगल लड़ने गए, कुछ हंसी का आपको बहुत हंसी का कुछ देखने को मिला, कहीं मैट पे रेसलिंग करने गए, वहाँ पर कुछ ऐसा फनी इंस्टेंस हो गया, तो उसके बारे में बताओ कुछ आपने देखा हो जो बहुत ही फनी हो, जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो। फनी इंसिडेंट्स तो भाई मैं बताऊँ, ये पहलवान ऐसे आदमी हैं, ये हर टाइम मस्ती मजाक के मूड में रहते हैं। हाँ। तुम इनसे कभी भी मिलो, मतलब ये हर टाइम मस्ती मजाक करते रहेंगे आपस में, ये कभी आराम से बैठ ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, इनको हर टाइम मजाक चाहिए, हर टाइम मस्ती चाहिए, लेकिन जब मैट पे उतरते हैं या बहुत सीरियस दंगल में उतरते हैं तो सीरियस हो जाते हैं। तो इंसिडेंट्स तो मतलब जो पहलवान है रोज ही होते हैं। अखाड़े में एक दिन भी ऐसा शायद नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई इंसिडेंट्स ना हो मजाक वाला। आप तो रोज मतलब अपनी वीडियो वगैरह जो है इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट पर डालते रहते हो, तो हंसी मजाक ही होता रहता है, वहाँ तो कुश्ती होती है या फिर हंसी मजाक होता है। हमारे यहाँ 2 चीज़ है भाई, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल माइंड फोकस रख के भाई प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, कोई बंदी थोड़ी है, कैदी थोड़ी है यार, बिल्कुल लाइफ है एक, तो उसमें थोड़ा हंसी मजाक भी चाहिए आदमी को, इंजॉयमेंट भी चाहिए, फन भी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अब हर टाइम ही अपना दिमाग पे बर्डन लिए रखें कि यार ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आदमी मेहनत नहीं कर सकता। मैं मानना है सही बात, मस्ती मजाक भी चाहिए, इंजॉयमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आदमी को आगे बढ़ने के लिए। सही बात है। तो शक्ति भाई देखो, आप जैसे रेसलिंग करते हो, आपकी स्टडीज़ भी हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, पर्सनल कमिटमेंट्स भी कुछ हैं, तो एक जो है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में। अगर कुछ काम कर रहे हो आप या फिर आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो एज अ रेसलर, थोड़ा वो बताओ। भाई मैं बताऊं, ये मैनेज करना सबसे बड़ी बात, सबसे मुश्किल काम मेरे को सबसे लगता है। मुश्किल काम। अगर कोई रेसलर स्टडी कर रहा है, साथ में रेसलिंग कर रहा है और अपना घर परिवार भी देख रहा है, तो भाई उससे बड़ा मैं किसी आदमी को मानता नहीं। हाँ, जो सब चीज़ कर ले, मल्टीटास्किंग कर रहा है वो आदमी। ऐसा हम रेसलर या तो पढ़ाई करते नहीं, देखो सच्चाई तो ये नहीं, सही बात है। हम जो 5वीं क्लास से ही जिस बच्चे का थोड़ा मतलब पढ़ाई में हाथ तंग रहता है, घर के कहे इसको रेसलिंग में डाल। लेकिन शक्ति भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था, तुम जब हम तो 8वीं तक एक साथ रहे, तो हम तो आधे चैप्टर बांट लेते थे। ये बंदा 1 से 6 तक चैप्टर तू करेगा, 6 से 12 तक मैं करूंगा। तुम तो सही थे पढ़ाई में। खैर वो टाइम था। फिर पढ़ाई में मैं बताऊं, आधे रेसलर तो पढ़ाई करते ही नहीं है, उनका मन ही नहीं लगता, और जो कर लेते हैं उनकी मैं बहुत बड़ा चैलेंज मानता हूँ कि भाई बहुत मुश्किल काम रहता है एकेडमिक्स और अपनी रेसलिंग को साथ साथ लेके चलना। अब आप देखोगे कि जिस टाइम हमारे कंपटीशन आएंगे उसी टाइम हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। अब बंदा एग्जाम पे फोकस करे या कंपटीशन पे फोकस करे, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, एग्जाम में पास होना भी जरूरी है। बिल्कुल, क्यों बगैर पास हुए वो आगे प्रमोट नहीं कर रहे। तो भाई सबसे बड़ी बात, अगर कोई आदमी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है, उससे बड़ा आदमी मैं किसी को नहीं मानते। सही है, सबसे मुश्किल काम है ये। तो शक्ति भाई देखो, जैसे नेपोटिज्म की बात है, हर जगह नेपोटिज्म है। मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखो, शुरू में जो क्रिकेट था उसमें भी नेपोटिज्म हुआ, अब तो वहाँ पे कंट्रोल में है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रेसलिंग में भी ऐसा होता है कि मतलब जो बड़े बड़े पहलवान के जो बच्चे हैं, जो इतने मतलब अच्छे तो हैं, मैं ये नहीं कहता अच्छे नहीं है, लेकिन इतने कैपेबल नहीं है, जो और दूसरे पहलवान हैं वो ज़्यादा उनसे मेहनत कर रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा कैपेबल है, उन्हें मौके ना दिए जाते हैं, और जो पहले से रेसलर हैं उनके बच्चों को ज़्यादा आगे भेजा जाता हो। आपने कभी ऐसा देखा? इस पर अपनी राय बताओ थोड़ी। मैं देखो भाई, आपको एक चीज़ बताऊं, रेसलिंग एक ऐसा खेल है, इसमें मेरे खुद के पिताजी बहुत अच्छे रेसलर रहे। नहीं, हाँ बिल्कुल, मतलब वो इतने अच्छे रेसलर रहे कि शायद उनका लेवल मैं मैच ही ना कर पाऊँ। बिल्कुल, वो इतने अच्छे रेसलर रहे मिट्टी के, और लाला पहलवान के नाम से बहुत प्रसिद्ध है भाई। हाँ, तो दूसरा भाई मैं बताता हूँ, वो कहते हैं कि रेसलिंग किसी के घर की नहीं है। हाँ, ये रेसलिंग किसी के घर की नहीं है। कोई इसको ना अपने घर ले जा सकता है, ना कोई इसको चुरा सकता है, ना कोई एक दूसरे से छीन सकता है। ठीक है। ये रेसलिंग जो आदमी मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे, जो आदमी लगातार इसको टाइम दे रहा है, जो आदमी टेक्निकल कर रहा है, जो आदमी इसके लिए कमिटमेंट कर रहा है, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है, वो आदमी इसमें आगे बढ़ रहा है। दूसरा, लोग कहते हैं कि बड़े पहलवानों के बच्चे हैं ये, वो मतलब ज़्यादा एडवांटेज। भाई एडवांटेज कुछ नहीं है, नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, हाँ, आपके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, ठीक है, उसका प्रेशर है, आप प्रेशर अलग है। हाँ, उसका इतना बड़ा प्रेशर होता है जो कि कोई एक कॉमन रेसलर सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा प्रेशर लेके चलता है वो बच्चा। हाँ, दूसरा, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं।
जो जिन लोगों ने मतलब आपके घर वालों की कुश्ती देखी है या जिन लोगों को पता है कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अच्छा, इस फैमिली से बिलोंग करता है, हाँ, भाई ये तो बहुत अच्छा रेसलर होगा, भाई ये तो मतलब बॉर्न रेसलर है, Born इनके तो फैमिली में ही मतलब पैदा होते ही दाम मार रहे हैं बच्चे। क्या बात है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ग्राउंड पे मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, अगर किसी बच्चे के फैमिली में किसी ने पहलवानी करी है तो भाई वो आम बच्चे से डबल मेहनत करनी पड़ेगी उसको आगे बढ़ने के आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि एक तो प्रेशर इतना है प्रेशर है कि मेरे पिताजी अच्छे रेसलर थे, मेरे को उनसे भी अच्छा हो गया। अच्छा बनना है। दूसरा, जो भी आदमी आपको मिलेंगे मैक्सिमम आदमी आपको पीछे खींचने की सोचेंगे, ये सोचेंगे कि उनका नाम था, इसका नाम उनसे ऊपर ना जाए, इसको यहीं रखो, पीछे रखो इसको। वो जगह जगह ये सोचेंगे ये मैच कैसे हारे, हाँ, इसके साथ चीटिंग कैसे हो, बस यही है। अगर आप किसी रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हो या किसी स्पोर्ट्स में पहले से आपके मतलब पेरेंट्स, चाचा, ताऊ, कोई भी अगर अच्छा खिलाड़ी है, आपको डबल मेहनत करनी है। हाँ। आपके दिमाग में अगर ये है कि आप उनका नाम लेके आगे बढ़ जाओगे, तो नहीं भाई, बहुत गलत सोच है। लोग तो ये तो देख लेते हैं कि इनको मौका मिल रहा है, लेकिन ये नहीं देख पाते उसके पीछे उसको प्रेशर कितना है। उसका प्रेशर कितना है। सही बात है भाई। तो भाई देखो, जैसे शक्ति भाई, सब चीज़ में, हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है। आप फुटबॉल देखोगे, जैसे आजकल तो रोनाल्डो, मेसी को गोट कहते हैं लोग। आप क्रिकेट देखोगे तो जो है सचिन हो गया, धोनी, विराट कोहली आजकल। तो ऐसे आपके लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन है रेसलिंग में, इंडिया के हिसाब से बताना, एज अ वर्ल्ड के हिसाब से भी? मैं भाई इंडिया के हिसाब से बताऊं तो भाई मेरे पहले फैमिली में बहुत सारी इंस्पिरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिताजी थे, वो बहुत अच्छे रेसलर हुए, फिर उसके बाद मेरे चाचा हुए, वो बहुत अच्छे रेसलर हुए। तो ये दो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। बिल्कुल। फिर इनके बाद सुशील पहलवान जी, सुशील कुमार जी, आज तक दिमाग में याद है। ओलंपिक मेडल जीतने की बात है, तो मैं बहुत छोटा होता था। 2012 की बात है जब सिल्वर जीते थे 2012 में। तो मैं बहुत छोटा होता था, तो मुझे याद है एक फाइल बनाई थी मैंने, उसमें उनकी सारी कटिंग रखता था मैं। स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक दोनों बनाते थे। मैं क्रिकेट और फुटबॉल के लिए बनाता था, तुम रेसलिंग के लिए बनाते थे। हाँ, ये उनको याद है। तो एक रेलवे का स्टेडियम है यहाँ दिल्ली में, मुझे नाम याद नहीं आया, शायद करनाल सिंह स्टेडियम है। तो उसमें मैं गया था, तो सुशील पहलवान, आज तक मुझे याद है वो पहला इंटरेक्शन था। मैंने जाके पहलवान जी के पैर छुए, पहलवान जी ने पूछा कि हाँ बेटा कैसे, मतलब मैं जी ऐसे ऐसे रेसलिंग का शौक है और आपको देखा ओलंपिक में तो इंस्पायर हुआ और ज़्यादा। तो भाई सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वो बने। फिर हाँ, उनको दिमाग में रख के ये हुआ कि नहीं भाई, इंडिया के भी ओलंपिक में मेडल आ सकते हैं, बाहर से हम भी मेडल ला सकते हैं जब पहलवान जी ला रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन बने मेरी दूसरी, घर के बाद। अच्छा, अब आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे भाई एक एलेक्जेंडर करालिन अच्छा, नाम के एक रेसलर हैं, बहुत फेमस। हाँ। वो ग्रीको रोमन करते हैं। उनकी फिजिक है 6'7", 6'7", और 130 kg वेट है। अच्छा। 130 kg वेट है उनका और 6'7" की फिजिक है। द रशियन बेयर नाम है उनका। आप डालते रहते हो शायद उनकी स्टोरीज वगैरह। हाँ, तो भाई उनको मैं अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ। अच्छा। हाँ, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं किसी को, हार्ड वर्क उनका बहुत ही तगड़ा था। बहुत ज़्यादा, मतलब उस आदमी ने जितना अपनी बॉडी पे वर्क करा है ना, शायद ही किसी और रेसलर ने करा हो। अनडिफिटेड लगातार 10-12 साल तक एक भी मैच ना हारना इंटरनेशनल कंपटीशन में, बहुत बड़ी बात है। एक टाइम ऐसा था कि एलेक्जेंडर करालिन किसी को एक पॉइंट भी नहीं दे रहे थे पूरे पूरे कंपटीशन में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अच्छा, एक तरफा जीत रहे थे। एक तरफा। तो वो दूसरी मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे। नहीं नहीं, आपने बताऊँ सबसे अच्छी बात यही कही कि पहली इंस्पिरेशन अपने घर में ही मौजूद होती है। घर में ही मौजूद। आपके पिताजी ही आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। फिर उसके बाद मेरे चाचा थे, वो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो शक्ति भाई देखो, जैसा आजकल रेसलिंग काफ़ी न्यूज़ में है, आजकल हॉट टॉपिक बनी हुई है इंडिया में रेसलिंग। आज तो सबसे गर्म मुद्दा रेसलिंग का ही है। रेसलिंग का ही है। तो एक बात बताओ, जैसे मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के जो रेसलर्स हैं वो और जो दूसरी स्टेट्स के रेसलर्स हैं उनको दबाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मतलब दूसरी स्टेट्स के रेसलर्स भी ऊपर बढ़े और मेडल लाएं। फिर कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं कि भाई देखो, मेडल भी तो हरियाणा वाले ही ला रहे हैं। वो कुछ भी है कि वो उनको दबाना चाहते हैं, लेकिन मेडल भी हरियाणा वाले लाएं। तो तुम्हारा इस पर टेक क्या है? देखो भाई, मैं आपको बताऊं, ये जो स्टेट्स की पॉलिटिक्स है ये अब से नहीं, बहुत पुरानी चलती है। ये जो भी रेसलिंग में उसको पता है कि ये स्टेट्स की पॉलिटिक्स बहुत पुरानी है, कि यूपी हरियाणावाद हो गया, दिल्ली हरियाणावाद हो गया, या आपस में, और पंजाब हरियाणावाद हो गया। मतलब आपस में जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत कटते ही, ठीक है, लेकिन एट लास्ट जो आदमी मेहनत कर रहा है, हाँ, चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र का कुश्ती हो, चलती है। वो आदमी जीतता है। मैं यूपी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारे यूपी के अपने वेट में बिल्कुल एक तरफा हैं,
ठीक है। सबको हराते हुए जा रहे हैं। हम्म। हरियाणा के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो भी अपने वेट में एक तरफा हैं, सबको हराते जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई स्टेट बहुत ज़्यादा सुपीरियर है या कोई स्टेट बहुत ज़्यादा पीछे है। भाई बात हो जाती है मेहनत की, और दूसरा कुश्ती इंट्रोड्यूस वहाँ कब हुई। अब आप देखोगे पंजाब है, वहाँ मट्टी की कुश्ती मुझे लगता है कि 1000 साल से होती है। कई हजार साल से, सही कह रहे तो वहाँ के जो मट्टी के प्लेयर हैं वो और अदर स्टेट्स के प्लेयर को नहीं चलने देते मट्टी पे। हो। हाँ वो उनको थका के मार लेंगे, टेक्निक में मार लेंगे, हाँ, जांघिया से मार लेंगे टेक्निक लगा के। क्योंकि उनकी फिजिक ही उस तरीके से बिल्ड हुई है मिट्टी में लड़ने के लिए, उस तरह सालों से। या फिर लगातार उनके पास 1000 साल की नॉलेज है। 1000 साल की नॉलेज। अब 1000 साल की नॉलेज, अब किसी जगह में मट्टी की कुश्ती परसों ही चालू हुई हो, अब हाँ। बताओ उनको क्या नॉलेज होगी। हाँ तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम का डिफरेंस है, और आने वाले टाइम में, आने वाली और 5-6 सालों में ये कोई ज़्यादा डिफरेंस मायने नहीं रखेगा मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि सब जगह NIS कोच है, सब जगह मैट की फैसिलिटी हो गई, अब सब जगह अच्छे बच्चे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सब जगह अच्छे बच्चे कर रहे हैं, लोगों में लगन है कि हाँ यार रेसलिंग में मेडल देने, हमको मेडल दे के आगे बढ़ना है। तो भाई कुछ टाइम की बात और है, सारे स्टेट इक्वली हो जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ सही बात है आपकी। और देखो, एक तो ये आजकल न्यूज़ में, और एक तो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं श्री ब्रजभूषण सिंह जी, वो भी आजकल तो उसमें है, टॉपिक में है आजकल। ठीक है, तो मतलब कुछ रेसलर्स हैं, बड़े बड़े रेसलर हैं, छोटे रेसलर तो है नहीं, इन्होंने आरोप लगाए हैं। साक्षी मलिक, आपकी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया हो गए। बजरंग पुनिया को ओलंपिक में जो है मेडल भी है, साक्षी मलिक का भी मेडल है। उन्होंने जो है फिजिकल हैरेसमेंट के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, स्टॉकिंग के, मतलब वुमेन्स को अनअप्रोप्रिएटली जो है टच करने के, ये वो लगाए उन पे। तो आप इस पे क्या देखते हो कि मतलब आपका टेक क्या है कि सही में ऐसा कुछ हुआ होगा? आपका क्या टेक है इस पर, आप थोड़ा ये बताइए। अब भाई देखो, मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी बहुत छोटा रेसलर हूँ इन लोगों के आगे। ठीक है। दूसरा जो बात रही WFI की, WFI में ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने जितना काम करा है, आप किसी से पूछ रहे हो रेसलिंग क्षेत्र में, उनसे ज़्यादा काम किसी ने नहीं करा। अच्छा। अगर कुश्ती को किसी ने जिंदा करा था तो वो थे सुशील पहलवान, ओलंपिक में मेडल लाके, योगेश्वर दत्त पहलवान ओलंपिक में मेडल लाया, सब में एक नया जोश भर गया कि हम क्या कहते हैं 2008 और 12 के ओलंपिक्स, उसके बाद एक नई ऊर्जा आई पूजा आई पहलवानों में कि नहीं भाई ओलंपिक में अगर ये मेडल लाए हम भी लाएंगे यार, हमारे देश के पहलवान अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिस आदमी ने फेडरेशन संभाली, जिस आदमी ने इस फेडरेशन को आज ये जिस मुकाम पे है उस मुकाम पे पहुंचाया, वो है हमारे ब्रजभूषण शरण। अच्छा। आप किसी से पूछ लीजिए, हरियाणा के बच्चे से पूछ लीजिए, यूपी के पूछ लीजिए, उड़ीसा, बंगाल, जहाँ से आपका मन करे सब बता देंगे। अगर फेडरेशन में किसी ने, किसी कहते हैं ना जैसे, मतलब ओ आर पार दिखना, कोई मतलब बीच में कोई दूर की देखना। हाँ, मतलब कोई, मतलब कुछ उन्होंने ऐसे पॉइंट्स डेवलप कर दिए कि कोई और रेसलर मतलब चीटिंग ही ना कर पाए। अच्छा। सब जगह तो उन्होंने पासपोर्ट कंपलसरी कर दिए ठीक है। कि आप जिस स्टेट के उस स्टेट से खेलो। दूसरा, वेट में छूट मिलती थी, लोग टाई बदलवा देते थे कि यार ये तगड़ा रेसलर है, इसको तगड़े तगड़े रेसलर्स को एक जगह डाल देते हैं, लास्ट में ये फाइनल में आपस में कट जाएंगे और किसी और बच्चे का मेडल फंस जाएगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिस्टम चेंज करा, सब कुछ बाहर से लाए कि जो टाई है वो कंप्यूटराइज गिरेंगी। दूसरा, जो वेट है उसकी वीडियो बनेगी कि उस टाइम कितना वेट था, ट्रांसपेरेंसी लाए। हाँ, ट्रांसपेरेंसी लाए वो बहुत ज़्यादा है सिस्टम में, इस बात को सब बता देंगे। और बात रही भाई कि ये आरोप लग रहे हैं, या उन्होंने ये आरोप लगा दिए, या वो कह रहे हैं कि ये ओलंपिक ट्रायल के लिए ऐसा कर रहे हैं, हाँ। या वो कह रहे हैं कि इनको नए बच्चों के साथ ट्रायल नहीं देना, दोनों जो है, दोनों साइड है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो भाई देखो, ज़्यादातर पब्लिक को, अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा मैं, सबको पता है कि मैटर क्या है। रेसलिंग वर्ल्ड में तो ज़्यादातर हर आदमी को पता है, रेसलिंग वर्ल्ड में पता है, हर आदमी को पता है कौन सही है कौन गलत है। अच्छा। लेकिन यही बात है कि भाई इतने बड़े के लोग के आप रेपुटेटेड, हाँ, वो दोनों तरफ से रेपुटेटेड बंदे खड़े हैं, कोई छोटे कोई छोटा रेसलर बोल नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। और सच्चाई तो ये है कि रेसलिंग वर्ल्ड में सबको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। अच्छा। A to Z हर आदमी को। हाँ। एक आदमी कोई इक्का दुक्का आदमी है जिसको नहीं पता, लेकिन एट लास्ट सबको पता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। नहीं, सही बात है। देखो, जो सही है उसको मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, और जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना, मेरा भी यही मानना है भाई। हाँ। देखो कोर्ट में केस चल रहा है, हम थोड़ी, हम भाई कोर्ट थोड़ी है। बस अब मीडिया ट्रायल या पब्लिक ट्रायल का क्या मतलब? मीडिया ट्रायल, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वहाँ चलने दो। सही बात। तो मैं तो भाई बस इसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि कोर्ट अपना क्या डिसीजन देती है। हाँ। और ज़्यादातर हर आदमी को पता है कि डिसीजन क्या आने वाला है रेसलिंग वर्ल्ड में। अच्छा। लेकिन कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, ना कोई बताएगा। है। हाँ।
लेकिन ज़्यादातर सबको पता है कौन सी साइड सही है, हम्म। कौन बंदा ठीक है और कौन लोग ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, चलो भाई देखते हैं यार। ये तो मतलब देख, ये सब चीज़ हटा दी जाए तो ये तो मैं भी मानूंगा कि जब से ब्रजभूषण सिंह जी आए हैं कुश्ती में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई है, बहुत कुछ करा उन्होंने कुश्ती के लिए, तो मानते ही हैं हम। बहुत मतलब जितना ब्रजभूषण जी ने काम करा ना, वो अब तक किसी फेडरेशन के किसी भी अध्यक्ष कह लो आप नहीं हुआ। ये प्रो रेसलिंग लीग लेकर आए। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, मैट के लिए कंपटीशंस के लिए तरसते थे, साल में 22 कंपटीशन करवाना। और क्या कहते हैं, फंड्स बहुत कम होते थे रेसलिंग फेडरेशन के पास। आज भी रेसलिंग फेडरेशन मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई और कंपटीशन करवाए तो हम उसमें क्या कहते हैं, मतलब कोई और फंड दे दे तो हम कंपटीशन कम करवाएं। कंपटीशन कर तो इन्होंने फंड्स लाए, स्पॉन्सरशिप्स लाई पहलवानों के लिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों को लाओ, इनको स्पॉन्सरशिप दो। और दूसरा, बहुत काम करा पहलवान के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी से पूछोगे, अच्छे से अच्छे रेसलर से लेकर छोटे से छोटे रेसलर तक, यही कहेगा कि भाई ब्रजभूषण बराबर कोई काम नहीं कर सकता, ना किसी ने करा। रहा होगा। नहीं, ये तो मतलब सही बात है, काम तो उन्होंने बहुत करा है। बस वो ये ना सकती भाई, मैं तो ये देखो, मुझे तो पता है नहीं कौन सही है कौन गलत है, जो सही है जो गलत है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, डिसाइड करे। ठीक है। अब लेकिन वो है ना, जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स हैं आपके, बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी मलिक हो गई, ये भी मतलब बड़े रेसलर्स हैं, तो इनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। मतलब वो कहते हैं ना कि हमारी बात थोड़ी लेट सुनी गई, सुनी तो गई, अब चल गया, ट्रायल चल गया। बस वो है ना कि मतलब जैसे उन्हें एक बार आपने देखा होगा वो सड़क पर घसीटा गया था, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये है। देखो, मेरा तो ये मानना है कि वो जितने बड़े रेपुटेटेड रेसलर्स हैं और जो उनके साथ हरकतें हुई, उसका हमारा जो पूरा रेसलिंग समाज कह लो, सोसाइटी, शर्मिंदा उस चीज़ को देख के हम मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है कि यार एक बंदा ओलंपिक में में मेडल ला रखा है। हाँ, इंडिया को, हाँ, वहाँ इंडिया के नाम से वो लड़ रहा है। मतलब आप देख लो कितनी बड़ी आबादी है हमारी, कितने लोग ओलंपिक जा रहे हैं और कितने लोगों के मेडल आ रहे हैं, बिल्कुल। और उनको रोड पे घसीटना या उन पे लाठियां चलाना, ये बहुत गलत चीज़ थी। ये बहुत गलत है, सही ये है। हमारे सारी की सारी रेसलिंग सोसाइटी, चाहे कोई अपोजिट हो, चाहे उसके खिलाफ बोल रहा हो, चाहे उसके मतलब फेवर में बोल रहा हो, सबको ये बात गलत लगी। इस बात का सबने विरोध करा कि ये बहुत गलत हरकत हुई। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत थी, उनसे कह देते कि सर देखो ऐसा है, इससे आगे आप नहीं जा पाओगे, हाँ, और हमें फोर्सफुली आपको हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन आप फिर भी मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो हमारे साथ, थोड़ा सा तो बस बात वहीं खत्म हो जाती। नहीं, उनको रगड़ना या बाल पकड़ के खींचना, ये बहुत गलत था। मतलब इसके बाद जैसे होम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई, बाद में हुई ये सब इंसिडेंट्स हो गए, जब बाद में ये सब चीज़ पहले हो जाती तो ये सब नहीं होता इतना, जो लोग घसीटा गया ऐसे। चलो लड़के थे, लड़कों तो घसीट दो, लड़के तो जब भी वो कर लेते हैं, चलो ठीक है, वो लड़की है ना, फिर लड़की घसीटती हुई तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। वो जो इमेजेस थी वो सब के सब रेसलर्स ने बहुत बुरी मांगी। वो रेसलिंग के लिए ब्लैक इमेजेस मान लो आप हमारी। ब्लैक इमेजेस, जो बंदे हमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर जाके मेडल ला रहे हैं, आपको पता है जैसे गोल्ड मेडल आता है तो इंडिया की धुन बजती है वहाँ, हाँ, हमारा नेशनल एंथम बजता है वहाँ। वो लोग नेशनल एंथम बजवा रहे हैं दूसरे देश में जाके, सब के सब देशों को खड़े होना पड़ता है रिस्पेक्ट में जब नेशनल एंथम बजता है। बिल्कुल। तो उनको रोड पे घसीटना या उनके साथ मारपीट करना, ये ठीक नहीं था। हाँ, नहीं, सही बात है। और शक्ति भाई देखो, जैसे रेसलर होता है उसकी बॉडी तो होती है दमदार, पावर रहती है। कोई रेसलर है, पावर उसमें है, बॉडी अच्छी बना ली उसने, शरीर एकदम तगड़ा है, और जो है, लेकिन अगर वो थोड़ा एरोगेंट है, ठीक है ना, मतलब उसकी जो है बुद्धि जल्दी सनक जाती है, ठीक है ना, जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो अगर वो कितना जो है समाज के लिए हार्मफुल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मैं भाई आपको एक बात बताऊं, जो रेसलर रहेगा ठीक है, उससे काम आदमी आपको पूरी धरती पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक, रेसलर आदमी सुबह प्रैक्टिस करके इतना ज्यादा थक जाता है, 4 आदमी अगर उसे सामने से भी गाली दे रहे हैं ना कि चलते भैया हाथ चलते बढ़ाया, गाली दे रहे हैं, जय ऐसा खुद ही कहेगा अरे भाई भाई जाने दो मुझे। ठीक है। उस आदमी का मन ही नहीं करता हाँ। कुछ और करने के लिए, जिस आदमी वो जो सही में ही रेसलिंग के लिए समर्पित है। अब ऐसे बच्चे रहते हैं, देखो रेसलिंग स्टार्ट कर दी घर वालों के प्रेशर में आके, फिर बाद में कुछ दिन मतलब ठीक से हाथ पैर हो गए, आम मतलब कॉमन पीपल से आप अच्छे हो गए, आपकी मसल डेवलप हो जाती है, कॉमन पीपल पे चाटा भी नहीं झिलेगा आपका, गुस्सा भी नहीं झिलेगा, गुस्सा भी नहीं झेले, फिर वो बदमाशी चालू कर देते हैं। ये बहुत बुरा ट्रेंड है हमारे यहाँ। ये बहुत गलत है। क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने, मतलब मेरी तो ऐसे पर्सनल व्यू है नहीं, कुछ लोगों ने यही चीज़ सुशील कुमार जी के साथ जोड़ी कि भाई अब जो है उन पे फिजिकल वो है, मेडल भी लाए तो सोर्स अच्छी है, तो जो भी मतलब जो लड़का मरा था वहाँ पर,
तो आप उसको मतलब कैसे देखते हो कि मतलब उसमें असली में सुशील कुमार जी का हाथ था या नहीं था? देखो हमको सबको पता है सुशील कुमार जी से बड़ा रेसलर तो मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ जितना उन्होंने इन्फ्लुएंस करा है लोगों को रेसलिंग के प्रति, ये तो है। लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि जब उन पे ये आरोप लगे और इसके लिए मतलब उन्हें जेल भी जाना पड़ा, तो ये आप कैसे देखते हो? देखो भाई, मेरा तो ये मानना है कि अभी ये केस कोर्ट में है, कोर्ट में। और जब तक कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना या कोई बात बताना ठीक नहीं है। दूसरी बात रही, जो पहलवान पहलवानी करता है वो आदमी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। उस आदमी का आप नेचर देखोगे, आप ये कहोगे यार कितना अच्छा आदमी है ये। ठीक है। वो आदमी दुनियादारी से मतलब ही नहीं रखता, उसे अपनी प्रैक्टिस से मतलब है, डाइट से मतलब है, रिकवरी से मतलब है। नहीं सही है। और वैसे मतलब चलो ये तो कोर्ट में केस चल रहा है जो भी सुशील कुमार जी के साथ जो भी चल रहा है, लेकिन इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता जो उन्होंने इंडियन रेसलिंग के लिए करा। मेडल लाए, 2 बार उनके मेडल है हाँ, ओलंपिक्स में, और उनके जो है एशियन गेम्स में गोल्ड है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड है, रेसलिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है। हाँ जी। गोल्ड, ये तो गोल्ड बता रहा हूँ, सिल्वर ब्रॉन्ज तो पता नहीं उन्होंने कितने ला दिए होंगे, ये तो है ही। भाई जितना इंस्पायर बच्चों को सुशील पहलवान ने करा है, मेरे हिसाब से शायद किसी रेसलर ने नहीं करा मैट की रेसलिंग में। मैट की रेसलिंग। जितना उन्होंने इंस्पायर करा ना बच्चों में, एक मतलब नया जोश और जुनून आ गया कि यार अगर ओलंपिक में पहलवान जी मेडल ला सकते हैं तो हम भी लाएंगे, हाँ। हम भी उतनी मेहनत करेंगे, हम भी उनके लेवल को मैच करेंगे। तो अब आप देख रहे हो, आप कभी पहलवान जी ने 1 मेडल लाया था, हाँ आज हमारी रेसलिंग ओलंपिक में अगर टीम रेसलिंग की जा रही है तो उससे हमारे देश ये उम्मीद रखता है कि कम से कम 2, 3, 4 मेडल ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो पिछले 2 साल पहले ओलंपिक्स हुए थे वो डिफर हो गए थे, 1 साल शायद 2020 में होने थे, फिर 21 में हुए थे। तो उसमें भी जो है बहुत उम्मीदें थी, मतलब मेडल तो आए, 2-3 मेडल आ गए, लेकिन लोगों की उम्मीद बहुत रहती है रेसलिंग से कि यार 5-6 मेडल तो आए, ये वाले रहता है। और ये मतलब ये सुशील कुमार जी ने जो मतलब मेडल लाए उन सबकी भी एक तरीके से देन मानो आपकी, मतलब इंस्पायर तो हुए ही है लोग। सुशील कुमार हो गए, हमारे योगेश्वर दत्त हो गए, योगेश्वर दत्त हो गए, उनका भी 2012 में मेडल था। आप उसके बाद नरसिंह यादव हो गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया। दूसरा ग्रीको रोमन के बहुत कम रेसलर्स के बारे में बात करते हैं, तुलसी संदीप, उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया। बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा उन्होंने। तो इन लोगों को देख के नई जनरेशन के बीच में मतलब ये है कि हाँ यार, ओलंपिक में मेडल हम भी ला सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल हम भी डाल सकते हैं, एशिया चैंपियनशिप हम भी जीत सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। इन लोगों ने एक नया बेस, जिसे कहोगे आप रेसलिंग का, वो जमाया अच्छा, नए बच्चों के लिए सही बात। कि आप इतनी मेहनत करोगे तो आपको इतनी सक्सेस मिल जाएगी। नहीं सही बात है। और सही है भाई, देखो जो कोर्ट में चल रहा है कोर्ट में चलना चाहिए। लोग जो है आजकल तुम्हें भी पता है कि एकदम से ओपिनियन बना लेते हैं, ये तो आर या पार, बस, या तो ये जो है आरोपी है या एकदम ये सही है। या बिल्कुल सही है ना, तो कोर्ट में चल रहा है वो, ये कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा, देखने दो, तो वही सही। मेरा तो भाई देखो ये मानना है, जब तक कोर्ट कोई डिसीजन ना दे तब तक किसी के ऊपर पब्लिक ट्रायल्स करना, पब्लिक ओपिनियन बनाना। लीडर ट्रायल तो आज ट्रायल आपको पता ही है मीडिया तो कैसी है अपनी आजकल। भाई, मतलब एक छोटी सी बात लेंगे उसका पतंगड़ बना देंगे। भाई थोड़ा टाइम लो, थोड़ा देखो, थोड़ा समझो कि क्या हो रहा है वहाँ, उसके बाद एक अपनी ओपिनियन फॉर्म करो, और तब भी उसको पब्लिकली मत करो। मेरा मानना तो ये है, अपने अंदर रखो। ठीक है, आपने उसके बारे में एक ओपिनियन बना ली कि ये आदमी ठीक है या गलत है, उसको रखो। जब तक कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता तब तक अपना अंदर ही रखो उस ओपिनियन को। भाई वो इतने बड़े नाम है, इतने बड़े लेजेंड्स हैं, उनके बारे में कोई गलत चीज़ बोलना या कोई और मतलब ऐसी व्यंग या टिप्पणी देना उनके बारे में बहुत गलत है। जी सही बात है। एक बार ट्रायल हो जाए कंप्लीट, कोर्ट अपना जजमेंट दे दे, फिर उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो। हाँ नहीं, फिर आपके पास ये भी है ना, अगर कोर्ट कुछ डिसीजन लेगा तो किसी सबूत होंगे, एविडेंस होंगे, तुम उसके हिसाब से तुम भी अपना आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ भाई जो भी हुआ मतलब सबूत है, उस चीज़ के। सबूत है नहीं अभी, और उससे पहले ही कि भैया यही आरोप है। बस एक मतलब बस एक मेंटेलिटी बना ली कि ये नहीं, यही आरोपी है भाई। हाँ यही या इसने ये काम करा है तब ये ऐसे फंस रहा है। हाँ, थोड़ा इंतजार, सबर करो, मैंने सबर रखिए, सबर रखिए, सबर का फल मीठा, सामने आएगा सब। बस। नहीं सही बात है। तो जैसे अब शक्ति भाई रेसलिंग कर रहे हो आप, मैट में भी करते हो और जो है मिट्टी में भी करते हो। मिट्टी में तो कुश्ती करते हो आप, रेसलिंग नहीं करते रेसलिंग तो सिर्फ मैट में ही होती है। तो कोई अपनी फाइट के बारे में बताओ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही हो, और मतलब चाहे वो हार गए हो आप या जीत गए हो, वो सब पसीने छूट गए आपके, ऐसी कोई फाइट हुई है आपके साथ आज? मैं भाई 2 फाइट का अपनी का जिक्र करता हूँ। एक थी मेरी लाइफ की सबसे पहली फाइट, अच्छा।
उसमें मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। नर्वस था, मतलब पहली बार मैंने देखा कि 500-600 लोगों की भीड़ है। हाथ पैर भी कांपते हैं। हाँ, हाथ पैर कांपते तो नहीं है, लेकिन एक मन में एक अजीब से ये रहती है कि यार क्या होगा, इतने सारे लोग देख रहे हार हैं, गया, हार गया या जीत दूर से गया, आए हैं। या मतलब क्या होगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, आदमी थोड़ा सा होपलेस रहता है। आप तो क्योंकि जो है बनारस वगैरह भी हाँ। दंगलों के लिए जाते रहते हो। हाँ, तो सबसे पहली फाइट थी मेरी दिल्ली में, एक मैदान है शामदनी अखाड़े के आगे। अच्छा। वहाँ मैं जिंदगी की सबसे पहली फाइट लड़ा। वो फाइट बिल्कुल ऐसे एज इट इज बिल्कुल याद है मुझे। वो मतलब फाइट 6 मिनट चली, वो बराबर रही। तो वो फाइट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फाइट मानता हूँ मैं अपनी लाइफ की। फिर पहली फाइट थी, उसके बाद तो फिर ये दिल खुल गया। उसके बाद दिल मांगे मोल होगा कि लाते रहो अब तो आ जाने दो भाई, अब अखाड़े आने थे, पैसे आने थे। पार हो गया पार। हाँ। तो वो सबसे पहली फाइट थी। दूसरी एक फाइट थी मेरी, गंगा जी के किनारे मेला होता है हमारा, इस गढ़गंगा। गढ़गंगा। गढ़गंगा तब जाते थे। हाँ, स्नान का मेला होता है, वो काफी बड़ा मेला होता है। उसमें मेरी मतलब चौथी या पांचवी फाइट थी। वो शायद वो दिवाली के बाद होते हैं वो वाले। हाँ हाँ हाँ, उसमें दिए वगैरह लगाते हैं, तो उससे एक दिन पहले होता है वो दंगल होता है उसमें काफी बड़ा। तो उसमें 1000-1200 लोग थे। वो फाइट भी आज तक मुझे याद है। तो उसमें मैंने पहली मतलब 1 मिनट के अंदर जाते ही कुश्ती मार दी। अच्छा। तो वो फाइट भी बिल्कुल आज भी ऐसे याद है, बिल्कुल जैसे अभी आंखों के आगे चल रही हो। दूसरे आदमी ने मेरे मतलब कलाजंग मारी, एक दाव रहता है हमारा रेसलिंग के, ज्यादातर लोग समझ गए होंगे। मैंने वहां से हाथ रपटा के और वो चित्त मार दिया। ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो फाइट आज भी याद है। उसमें सबसे पहले मतलब पैसे मिले थे मुझे, और पब्लिक में घूमा था मैम। तो वो पब्लिक आशीर्वाद के तौर आशीर्वाद। हाँ। पैसे देती है। हाँ। तो एक आदमी ने मुझे 2 रुपए का सिक्का दिया था। वो आज भी माइंड में बिल्कुल याद है एज इट इज, बिल्कुल वो मोमेंट याद है। क्योंकि आप 2 रुपए नहीं देख रहे हो, आपने क्या कमाया उस 2 रुपए से वो देख रहे हो आप। वो उस आदमी ने कहा कि मैंने आपकी पिताजी की फाइट देखी, आपके चाचाओं की फाइट देखी, हाँ। और फिर अब आपकी फाइट देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मतलब उस आदमी की खुद की हालत ठीक नहीं थी फाइनेंशियली। अच्छा। मतलब बेचारे पे जो भी था आशीर्वाद जो के भी तौर दे पे दिया उसने। दे दिया। ठीक है। वो 2 रुपए का सिक्का आज भी मेरे पास रखा हुआ है। उसको देखता हूँ तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि यार लोग कितनी ज्यादा उम्मीद लगाते हैं आपसे, कितने ज्यादा होप्स रखते हैं कि आप लोग रेसलर हो। आपको आशीर्वाद के तौर पे मतलब बेशक कम दे रहे हैं, लेकिन एक मतलब दिल से दे रहे हैं। उस पैसे से आदमी पहलवान हो जाता है। तो ये 2 फाइट्स मुझे आज तक अपनी जिंदगी की बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। इन 2 फाइट्स को अपनी फेवरेट फाइट मानता हूँ मैं। फेवरेट। और आपकी मतलब कोई ऐसी फाइट भी है जो बहुत लंबी चली हो। बहुत लंबी चली, अभी रिसेंटली बनारस में हुई थी। अच्छा। अभी मैं बनारस गया था, तो 2 लाख रुपए का इनाम था। 2 लाख। उस रेस से कोई नहीं लड़ रहा हुआ, मैं भी खड़ा हूँ। मन की ठीक है, कोई और लड़ेगा, कोई और लड़ेगा। उनका वेट भी आपके जितने। हाँ, दोनों का सेम सा ही वेट था। ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। तो कोई भी हाँ नहीं भर रहा कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। लास्ट में फिर वो मुझसे आगे पूछते हैं कि आप लड़ लोगे। मैंने कि हाँ जी, हम लड़ लेंगे। तो गिरीश यादव हमारे यूपी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने मैच की स्टार्टिंग करवाई, मतलब हाथ मिला के स्टार्ट होता है, तो उसकी स्टार्टिंग करवाई। तो वो मुझे कुश्ती याद है, वो चली कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट कुश्ती 20 बहुत मिनट। बड़ी बात होती है 20 मिनट भी। हाँ। लोग ये समझते हैं कि जैसे 20 मिनट फुटबॉल चल गया, 20 मिनट फुटबॉल और 20 मिनट कुश्ती बहुत डिफरेंट चीज भाई है। कुश्ती 2 मिनट में लड़ने वाले 2 मिनट में क्योंकि सांस फूल जाते, बिल्कुल फूल जाता खत्म हो जाता है आदमी। क्योंकि उधर से भी प्रेशर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, इधर से भी बंदा प्रेशर लगा रहा है, जोर लगा रहा है। फिजिकली भी लड़ना है और मेंटली भी लड़ना है। मेंटली भी लड़ना है। अगर मेंटली दूसरे आदमी ने ये बाप लिया ना कि ये थक गया, वो डबल पड़ जाता है। उसी टाइम वो डबल पड़ जाएगा। तो फिर भाई वो फाइट हुई 20 मिनट। 20 मिनट दोनों के सिर छिल गए, उंगलियां टूट गई, उसके पैर में गट्टे में चोट लग गई, और मेरी एक उंगली टूट गई। तो उसके बाद फिर लास्ट में झगड़ा हो गया दोनों का। मतलब थोड़े बहुत टाइट हाथ लग गए उसकी तरफ से, मैंने भी थोड़ा टाइट हाथ मार दिए। हाँ। तो वो फाइट सबसे लंबी और सबसे टफ फाइट थी। सबसे टफ फाइट। फिर वो लास्ट में दोनों की मतलब बराबर करवा दी गई। अच्छा बराबर। तो इनाम आधा मिल गया। इनाम आधा आधा हो गया, मतलब अच्छा इनाम दे दिया कमेटी ने दोनों को, शिक्षा। जैसे रेसर थे। हाँ। तो भाई वो काफी टफ फाइट लगी मुझे कि भाई ये काफी ज्यादा लंबी खिंच गई। उसके बाद मतलब शाम को मुझे मसाज करवानी पड़ी, इतने ज्यादा ये सिर वीर ये सब दुख रहे थे, हाथ वगैरह बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। अच्छा। इतनी लंबी फाइट चली थी वो। तो शक्ति भाई जैसे आप अखाड़ों में जाते हो, अखाड़ों में आप जो विनिंग प्राइज रहता है, तो आज तक का आपने सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइज कौन सा जीता है? सबसे ज्यादा विनिंग प्राइज भाई, सबसे ज्यादा विनिंग प्राइज
यही है भाई, सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस यही होते हैं। अभी तो मैं मतलब मेरी स्टार्टिंग है, जिसे आप कह लो मैं पहले स्टेज पे हूँ रेसलिंग। अच्छे अखाड़ों की अभी स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग है, मतलब अच्छे दंगलों की स्टार्टिंग। अच्छे दंगलों की। तो अभी मेरी पहले दूसरे नंबर पे कुश्ती हो जाती है सब जगह, पहले दूसरे तीसरे। तो इन पे यही प्राइस रहते हैं, 1,50,000, 51, अच्छा। 31। तो इन्हीं के बीच में घूमता रहता है अपना। सीजन का राउंड ऑफ रहता है अपना कि ये सीजन कैसा गया, अच्छा, ये सीजन कैसा Season है, कैसा सीजन में कितने हमने प्राइज मनी अर्न करी। कितनी प्राइज मनी अर्न करी। जो भी अच्छा रेसलर है वो सीजन का हिसाब लगाएगा, दंगल का हिसाब नहीं लगाएगा कि सीजन में आपने कितनी रिस्पेक्ट कमाई, कितने आप लेवल ऊपर गए और कितना आपने प्राइज अर्न करा। सही शक्ति भाई, अब मतलब अच्छा भी लगता है जो है रेसलिंग को थोड़ा धीरे ही धीरे लोग जान रहे हैं। जैसे 2 फिल्म भी आई, सुल्तान और दंगल, दोनों मतलब फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म गई, दोनों ने 300 करोड़ रुपए कमाए इंडिया में। तो अच्छा लगता है कि मतलब धीरे धीरे इस पर बात हो रही है, कहीं से तो शुरू हो बात, हाँ अच्छा लगता है देखे कि लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, चर्चा कर रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि रेसलिंग होती क्या है। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, रेसलिंग अच्छा वो WWF करते हो क्या आप? WWF करता अच्छा ग्रेट खली बनना है आपको, है अंडरटेकर, जॉन सीना, अंडरटेकर बनना है, जॉन सीना बनना है। जो कि नहीं भाई, मुझे बनना है सुशील कुमार, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त, मुझे बनना है नरसिंह यादव, ना कि अंडरटेकर जॉन सीना। तो अब धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अच्छा मैट की कुश्ती ये होती है, मिट्टी की कुश्ती ये होती है। ये मतलब ये WWF के अलावा भी कुश्तियां हैं। नहीं तो हमारे इंडिया में क्या है, किसी को आप बताओ कि क्या करते हो, मन की जी प्रोफेशनल रेसलिंग करते हो। अच्छा वो खली वाली, खाली वो अंडरटेकर वाली, मन की नहीं जी नहीं ये वाली। तो अब लोग धीरे धीरे जानने लगे, लोग समझने लगे कि रेसलिंग क्या होती है, इससे क्या मिल सकता है आदमी को, क्या चीज़ वो अचीव कर सकता है। क्या सही बात है। वो ही है ना, धीरे धीरे ही लोगों को पता लगेगा, और चल रहा है पता। बहुत अच्छा लगता है कि फिल्म बन रही है। और ऐसा भी नहीं है, बड़े बड़े फिल्म स्टार थे भाई, सलमान खान ने आपकी सुल्तान करी, आमिर ने जो है आपकी दंगल करी, और वो तो एक तरीके की साक्षी में वो उसकी फोगाट जो बहनें हैं दोनों, उनकी बायोपिक थी। बायोपिक थी वो तो काफ़ी अच्छी रही थी। वो तो देखने में भी मज़ा आया था, सुल्तान भी अच्छी रही थी। तो अच्छा लगता है कि जो है फिल्म बन रही है, और मैं तो चाहता हूँ और बने। अच्छा मतलब मज़ा आता है देखने में भी, और लोग इंस्पायर होते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं तो भाई, मैं तुम्हें सही बताऊं, फिल्म सबसे अच्छी जो मुझे लगती है जो स्पोर्ट्स पे बनी हुई है। आप कोई भी ले लो, हाँ, भाग मिल्खा भाग हो गई, इंस्पिरेशन देती है कहीं ना कहीं। देती है। तुम हर फिल्म, तुम दंगल देख लो, सुल्तान देख लो, सुल्तान में था कि भाई हार नहीं मानना है। अब भाग मिल्खा भाग देख लो, मेहनत से भैया आदमी कहाँ से पहुंच जरूरी नहीं जाता है कि मतलब आप रेसलिंग के हो तो आप बस रेसलिंग से रिलेट कर रहे हो। हाँ। नहीं भाई, भाग मिल्खा भाग देखो, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लगती है कि हाँ यार कितनी मेहनत से आदमी कहाँ पहुंच सकता है। 5 मिनट का उम्र देखो आप, वो बहुत अच्छी बनी हुई है। मतलब हर स्पोर्ट्स वाला बंदा स्पोर्ट्स की फिल्म से रिलेट कर रहा है, और अच्छा लगता है कि स्पोर्ट्स के ऊपर और फिल्म बननी है। लोग स्पोर्ट्समैन को जान रहे हैं, एज एन करियर इसको अपना रहे हैं। हाँ, इसमें बच्चों को अपना डालना चाह रहे हैं कि नहीं यार बच्चे स्पोर्ट्स में निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो पहले क्या था, क्या करना भाई, पढ़ाई करनी है, क्या करना, इंजीनियरिंग करनी है, लॉ कर ली, डॉक्टर बन गए, ठीक है। स्पोर्ट्स नहीं भाई, स्पोर्ट्स करोगे खराब हो जाओ। नहीं भाई, आज के टाइम स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है, बहुत नाम है। 2 चीज़ें होती हैं, नेम और फेम, जिसके लिए आदमी जीता है। दोनों चीज़ एक रात में मिल जाती है स्पोर्ट्स पर्सन को, एक रात में। लाइफ चेंजिंग है। सही बात है। तो शक्ति भाई बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ, जी ठीक है ना। आपने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ। और जो हमारी टीम है पूरी माइक ड्रॉप की, जी। अभिषेक भाई हो गए, अनमोल भाई हो गए, सब ने सीखा। और मैं ये आशा करता हूँ कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी, उनको भी रेसलिंग के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा, और जो है वो एज अ सीरियसली अब रेसलिंग को देखेंगे भी, और मैं तो चाहता हूँ करेंगे भी रेसलिंग को आगे फॉलो। तो बहुत अच्छा लगा। तो अब आखिरी सवाल पूछने से पहले जी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जी ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉडकास्ट में, जी ठीक है। शक्ति भाई, इस चीज़ के बगैर ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स का काम नहीं चलता है, अच्छा ठीक है, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी। आप ये बताओ मेरे को कि आप किस दिन रेसलिंग कर रहे हो और आपके सामने एलियन आ जाए तो आप क्या करोगे? आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये सवाल कि एलियन आ जाए तो क्या तो करोगे? हर पॉडकास्ट की जान मान लोगे। जान है, ये ना हो तो इसके भैया बगैर पॉडकास्ट नहीं चल पॉडकास्ट सफल नहीं होता है। तो भाई अब मैं लास्ट सवाल अपना पूछता हूँ। जी। शक्ति भाई, आप कर रहे हो रेसलिंग इतने सालों से, सीरियसली कर रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरे को रेसलिंग में ये करना है, ये अचीव करना है, और अपना मेरा ये अल्टीमेट गोल है, इसे मैं करके रहूँगा? अल्टीमेट गोल भाई रेसलिंग में मैं अपने बताऊं तो सिर्फ 2 है। ठीक है, एक है मुझे मेडल बाहर से जीतने हैं, ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, बाहर से मेडल लेके आने हैं। ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, कॉमनवेल्थ हो गई, एशिया चैंपियनशिप हो गई, इन सब में मेडल देने हैं। ठीक है। दूसरा मेरा गोल जो है मिट्टी वाली रेसलिंग का, मैं अपना बताऊं, इसमें मुझे लास्ट का मतलब जो सबसे बड़ा रेसलर कहते हैं ना, मतलब
कि इसकी 10 साल कोई जोड़ नहीं हो रहा, मतलब जोड़े नहीं हो रहा। एक तरफा तकड़ा है ये, 10 साल 12 साल, जैसे जस्सा पट्टी एक बहुत फेमस रेसलर है, उनकी तरह बनना है। बस ये 2 अल्टीमेट गोल है मेरी लाइफ के। ठीक है, नहीं शक्ति भाई, देखो मैं तो आपका बचपन से दोस्त हूँ, मैं तो दुआ करूँगा ही भाई ये आपके दोनों गोल जो है पूरे हों। जो देख रहे हैं सब दुआ करेंगे आपके दोनों गोल पूरे हों और हम आपको ऊंचाइयों पर देखें। तो शक्ति भाई बहुत मज़ा आया, और जो है आगे भी वापस करेंगे। जरूर भाई ज़रूर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट। तो भाई बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट में आके, मधुर भाई से मिलके, बाकी इनकी पूरी माइक ड्रॉप की टीम से मिलके, और मैं होप करूँगा आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, कुछ नई चीज़ें आपको पता चली हो, आप इंस्पायर हुए हो स्पोर्ट्स की तरफ, रेसलिंग की तरफ। तो बस प्लस ये भाई लोगों का चैनल है, अपने यार दोस्त हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो इनको लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे भी आपको ऐसे इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट, अच्छे टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।